चले जी, नाउ ऑफिशियली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट डे ऑफ 2 डे फ्री वर्कशॉप और मिस नाहिद फातिमा इज हियर। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर। और आज की जो हमारी एक आज के हमारा जो लेक्चर है, अगर उसके हम स्ट्रक्चर की बात करें या जो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी हम बात करें, तो हमने बेसिकली ये जो वर्कशॉप है इसको 2 डे फ्री वर्कशॉप जो हमने अरेंज की है कि 2 डे जो फ्री वर्कशॉप है इसको अगर हम इस पे बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि हम आपको जो चीजें हैं कि ये बेसिक्स जो है ना, बेसिकली टेंसेस क्या हैं और इनकी एक डोमेन है वो क्या होती है, ये चीजें आपने किस तरह से लर्न करनी है, किस तरह इन चीजों पे काम करना है, हमने अपनी इस क्लास में जो है ना वो ये सीखा है। ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है एक चीज का, और वो ये है कि आप जैसे टेंस का वर्ड सुनते हैं, ठीक है, टेंस का वर्ड आप सुनते हैं। आप जब भी टेंस का वर्ड सुनते हैं ना, तो आपके माइंड में एक चीज आती है, द फर्स्ट थिंग दैट इज कम इनटू योर माइंड, वो आती है, आप कहते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है भाई जमाना, यानी कि टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में। ऐसे ही है ना, जब भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं। सॉरी, माई स्क्रीन वॉज नॉट विजिबल और नाउ इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। अच्छा, टेंस की जब हम बात करते हैं तो टेंस से ना आपके दिमाग में एक बात आती है, और वो ये आती है कि आपको लगता है कि टेंस जो होता है ना ये जमाना होता है। तो जमाना जो है उसको पता है, आप टाइम को कहते हैं। तो फिर इस तरह से जो टेंस है वो हमारी अगली चीज ये आती है कि फिर ये तीन तरह के होने चाहिए। ये प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि टाइम तो तीन ही होते हैं ना, ठीक है। ये पास्ट होना चाहिए और ये फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन आगे अगर आप चीजें देखें तो आपको एक और चीज समझ में आती है, तो इनको तो मजीद चीजों में कैटेगराइज किया गया है। अब वो मजीद ये चीजें कैटेगराइज, इनकी कैटेगराइजेशन क्या है, आपको पता है कि आपके पास इंडेफिनिट भी आता है, ठीक है, आपके पास कॉन्टिन्यूस भी आता है, ठीक है, आपके पास परफेक्ट भी आता है, और आपके पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है। तो फिर ये वाली जरूरत क्यों महसूस होती है, जब ये वाली चीज तो हमें, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है कि टेंस जो होता है ये हमें टाइम के बारे में बताता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, इनके आप इनके जो डिवीजन है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की अगर बात करें, तो ये तीनों तो आपको ये चीज क्लियर कर देती हैं कि टाइम जो है वो क्या है। लेकिन इसको मजीद कैटेगराइज क्यों किया गया, इसकी मजीद कैटेगराइजेशन की वजह ये है कि ये जो टेंस होते हैं ये आपको दो चीजों के बारे में बताते हैं। ये स्टेट ऑफ एन एक्शन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो एक्शन है ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, या फिर ये जो एक्शन है ये कंप्लीट है। देखिए ना, हम किसी भी एक्शन की बात करते हैं, किसी भी काम की बात करते हैं, तो उस काम की दो ही नौयत होती हैं, दो ही किस्म की नेचर हो सकती है, या तो वो कंप्लीट हो सकता है या फिर वो इनकम्प्लीट हो सकता है। ठीक है। तो टेंस जो होते हैं ये हमें दो चीजों के बारे में बताते हैं, एक तो हमें टाइम के बारे में बताते हैं, टाइम के साथ साथ ये हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन के बारे में बताते हैं। आज के बाद अगर आपको कोई बता, आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज टेंस, ठीक है, तो आप कहेंगे, आप ये कहेंगे कि टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी, लेकिन अगली चीज ये है कि अगला आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर स्टेट ऑफ एन एक्शन है तो सबसे पहले आप इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या होता है? ठीक है। अब वहां इंडेफिनेट में जो एक्शन है वो शो क्या होता है, वो आप कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं। यू आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, यू डोंट नो वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इन कॉन्टिन्यूस यू आर 100% श्योर दैट द एक्शन इज इनकम्प्लीट, ठीक है, आपका एक्शन क्या है, वो है इनकम्प्लीट। और जब आप परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में ये एक चीज आपको क्लियर होती है कि आपका एक्शन क्या है, आपका एक्शन कंप्लीट है। यू आर 100% श्योर दैट द एक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक चीज होती है, और वो क्या है, आपको पता होता है कि आपका एक्शन जो है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम है, जिस टाइम में वो एक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है। उसके साथ साथ वो क्या है कि वो एक्शन इनकम्प्लीट है, यानी कि परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम के साथ साथ एक्शन क्या है, एक्शन आपका इनकम्प्लीट है। तो ये चीज आपको समझ आई कि इंडेफिनेट कोई भी हो, वो आपका पास्ट का हो, वो आपका प्रेजेंट का हो, वो आपका फ्यूचर का हो, यू आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यू डोंट नो वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट।
बट व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, यू आर 100% श्योर दैट द एक्शन इज इनकम्प्लीट। व्हेन यू टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, उसको आपको पता होता है कि जो आपका एक्शन है वो 100% क्या है, वो कंप्लीट है, ठीक है। और जब आप बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो उसमें आपको पता होता है कि आपके पास परफेक्ट टाइम है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका एक्शन है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। तो आपको टेंस बेसिकली बताता है अबाउट टाइम एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन। आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ गई हो। समझ में आ गई है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपके पास ये आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं और वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक बात आपने याद रखनी है, आपने जब भी टेंसेस सीखने हैं तो आपका ये पर्पस सीखना नहीं होता कि हम ये सीख लेते हैं कि ता ती होता है तो वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, और उसके बाद हम ये सीख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब ये यूज करना है और ये चीजें। No doubt, all these things are important, but important thing is that which should be clear to all of you. और वो ये है कि जब आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात आती है तो जो वहां पे आप मिस्टेक्स करते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स, जब आपके पास करेक्शन आती है तो यू गेट कंफ्यूज। उसके बाद आपने देखा है कि पीछे ग्रुप में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर की जा रही थी, तो बहुत सारे बच्चे, मैं उनके रिस्पॉन्स देख रही थी जब, बिकॉज मैं चेक कर रही थी कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता थी, कोई चंद एक बच्चे थे जो सही वहां पे उसको टिक मार्क कर रहे थे जो आंसर था। बहुत सारे बच्चे इस चीज में स्टिल कंफ्यूज है। तो हमने उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो आप सबको पता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस होता है आपके फिक्रे के एंड पे ता आता है, ठीक है, आपके फिक्रे के एंड पे ती है आता है, आपके फिक्रे के एंड पे ते है आता है, या फिर ता हूँ, ठीक है, ती हूँ, पे हूँ वगैरह वगैरह आता है। आप सबको पता है कि ये चीज आती है। लेकिन ये चीज जो है, ये इसकी बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन या बहुत बड़ी चीजें इसमें नहीं है, और भी कुछ है जो आपने सीखना है, जो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है, जिसको मैं कहती हूँ कि किसी भी टेंस की हम बात करें ना, तो सबसे पहली चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो होता है उसका इंजन। उसका इंजन क्या है? उसका इंजन क्या है, वो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उसका इंजन दैट इज कॉल्ड वर्ब। अब ये जो वर्ब है ना, ये दो किस्म की हो सकती है, यानी कि देखिए ना, एक मेन इंजन हो सकता है और दूसरे बाकी जो सारे हैं वो उसके साथ आप सबऑर्डिनेट इंजन कह सकते हैं। इस तरह ही होता है। अगर हम किसी गाड़ी की बात करें तो उस गाड़ी को चलाने के लिए एक उसका मेन इंजन होता है, उसके साथ साथ बाकी और भी इंजन होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसके अगर हम मेन इंजन की बात करें ना, यानी कि वर्ब की बात करें, तो V1 आता है, ठीक है। उसके साथ साथ एस और ईएस का एडिशन हम करते हैं। लेकिन अगर उसके हम जो सबऑर्डिनेट इंजन होते हैं उनकी बात करें, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है डू और डज। अब अगला सवाल ये आता है कि डू और डज का यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, डू और डज का यूज कहाँ पे करना है और एस और ईएस का कहाँ पे करना है। तो ये जो डू है इसको आप यूज करते हैं आई के साथ, इसको आप यूज करते हैं वी के साथ, इसको आप यूज करते हैं दे के साथ, इसको आप यूज करते हैं यू के साथ। लेकिन ये जो डज है इसको आप किसके साथ यूज करते हैं? इसको आप ही के साथ यूज करते हैं, शी के साथ यूज करते हैं और इट के साथ यूज करते हैं, या जितने भी आपके सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ आप इसको करते हैं। इस ये आपके जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ आप यूज करते हैं। तो एक बात तो ये आपको समझ में आती है। अगली बात इधर फिर समझ में आती है कि जहां पे डज यूज हो रहा है ना, जिनके साथ आप डज यूज करते हैं उन्हीं की वर्ब के साथ आप एस और एस का एडिशन करते हैं, और जिसके साथ आप डज नहीं डू यूज कर रहे हैं तो उनकी वर्ब के साथ आप एस और एस का एडिशन नहीं कर रहे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ठीक है। उसके साथ साथ इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है? डू और डज। आपने ही शी इट या जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ आपने एस और एस का एडिशन करना है, और बाकी जितने भी आपके प्लूरल नाउन होते हैं, आई हुई देश हूँ, ये जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ नो एडिशन ऑफ एस और एस, ठीक है। जिनके साथ एस और एस का एडिशन करना है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज करते हैं, जिनके साथ एडिशन नहीं करना उनके साथ हम डू का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई?
नेक्स्ट चीज आपको पता है कि जो सेंटेंस होता है, यानी कि जब हम जुमले की बात करते हैं तो जुमले में तीन चीजें, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब आपको ये वाली चीज तो समझ में आ गई कि वर्ब क्या होता है, लेकिन अगली चीज अभी जिसपे हमने बात करनी है दैट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कि किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है ना, उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस चीज पे काम हो रहा होता है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक तो ये चीज आपको समझ में आई। अब स्ट्रक्चर ये है सब सेंटेंसेस का, जितने भी टेंसेस हैं उनकी अगर आप बात करें तो उनमें स्ट्रक्चर यही होता है। स्ट्रक्चर अगर एक का आपने सीख लिया तो आपको सबका समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैं गाना गाती हूँ, मैं गाना गाती हूँ। ठीक है। तो मैं कहूंगी आई सिंग सॉन्ग। ठीक है। मैं गाना गाती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर आकर नेगेटिव में आ जाता या इंटेरोगेटिव में आ जाता कि मैं गाना नहीं गाती हूँ, तो फिर आप कहती आई डोंट सिंग आ सॉन्ग। तो आपको यहाँ से ये भी एक चीज समझ में आई कि आपने जो आपका ये मेन वर्ब है, यानी कि मेन इंजन है, उससे पहले आपने सबऑर्डिनेट इंजन लगाया जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इस तरह इधर हेल्पिंग वर्ब का क्या हुई, सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद वर्ब आई और उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। और इसी तरह अगर आपके पास इंटेरोगेटिव आ जाता तो इंटेरोगेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या होता, ये आपका सब्जेक्ट से पहले आ जाता। ठीक है। और इसी तरह फिर WH फैमिली में आपका WH स्टार्ट में आ जाता है। ये चीजें तो आपको पता है सबको, लेकिन अब जो कंसर्न है ये जिस तरह से आपने टेंसेस सीखने हैं, अब हम थोड़ी सी उस चीज पे बात करते हैं वन बाय वन। ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज आपने ये सीखनी है कि आपके सबसे पहली चीज, सबसे पहला रूल ये होता है कि आपके जितने भी हैप्चुअल एक्शंस होते हैं, जितने भी हैप्चुअल एक्शंस होते हैं उनको आप जब भी ट्रांसलेट करते हैं आप उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट। हैप्चुअल एक्शन देखें, एक सिंपल सी बात है। आप कहते हैं मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ। ठीक है। मैं लेट सोती हूँ, मैं जल्दी उठती हूँ। ये सारी चीजें क्या है, ये आपके हैप्चुअल एक्शन है। हैप्चुअल आप ये भी देखें, दूसरी जो आपको आइडेंटिफिकेशन आप याद करते हैं ता है ये, इन सब के एंड पे वो भी आ रहा है। आपके जितने भी हैप्चुअल एक्शन है उनके एंड पे ये आ रहा है ना, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, स्कूल जाती हूँ, लेट उठती हूँ। ठीक है। वर्जिश करती हूँ। ये सारी चीजें एंड पे ता आ रहा है। तो आपके जितने भी एक्चुअल एक्शंस होते हैं उनको जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं आप उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं उनको आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज मशरक में गरूब होता है, सूरज, ये जो इस तरह के जुमले होते हैं। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन आप इधर भी देख लें तो आइडेंटिफिकेशन वही आ रही है, ता है थी है, लेकिन आपका काम आसान हो गया कि हैप्चुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन दोनों को आप किस में ट्रांसलेट करेंगे, आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तीसरी चीज आपके पास क्या आती है, तीसरी चीज आपके पास ये आती है कि जितनी भी जनरल स्टेटमेंट्स होती है, जनरल स्टेटमेंट्स की आप जितनी की भी बात करते हैं उनको आप हमेशा किस में ट्रांसलेट करते हैं, उनको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली चीज चौथी है आपके पास आती है और वो आती है कि प्रोवर्ब्स जितनी भी होती है। ठीक है। प्रोवर्ब्स यानी कि जब आप किसी के सेइंग की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है कि आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करें। उस प्रोवर्ब्स का जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है, यानी कि ही सेज दिस, और अगला जो भी आप कहें, अल्लाह सेज इन द होली कुरान, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेज, जॉन कीट्स राइट्स, मलिया लोधी राइट्स। तो ये सारी क्या होती है, ये अगर आप किसी की जो एक कही हुई बात है उसको, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है उसको अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है और उससे आपका एक्सप्रेशन अच्छा जाता है। एक तो ये बात आपने अंडरस्टैंड कर ली कि आपके हैप्चुअल एक्शन, आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, आपके जनरल स्टेटमेंट्स या किसी प्रोवर्ब्स का जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आप यूज करते हैं उनको आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। उसके बाद अगली चीज पांचवें नंबर पे आपके पास आती है एंड दैट इज जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी, अब ये वाला जो जुमला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपको पता है कि इनके एंड पे एक तो सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, आप सबको पता है इस बात का। ठीक है। लेकिन इसके लिए ना एक और चीज है, और वो क्या है कि इसके लिए एक और चीज है एंड दैट इज कि जब आपका जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो उसकी बिगिनिंग हो रही होती है,
ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये या तो हेयर से स्टार्ट हो रहा है या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है। आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या तो हेयर से स्टार्ट हो रहा है या फिर देयर से स्टार्ट हो रहा है। अब ये हेयर और देयर जो है ना, इससे इसका स्टार्ट होने का पर्पस क्या है? असल में देखें तो उस टाइम पे उस टाइम की हैपनिंग, उस स्पेसिफिक इंसिडेंट की हैपनिंग नहीं हो रही होती। लेकिन ये जो हेयर और देयर होता है ना, ये एक्चुअली ये एक्सप्रेस कर रहा होता है कि प्रेजेंट में इस जगह पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। जरूरी नहीं है कि जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो उस टाइम पे ही कोई चीज जो है वो हो रही है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हेयर पास कम्स, और इधर मैं लगा देती हूँ एक्सक्लेमेशन। अब ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी जुमला है, हेयर से स्टार्ट हुआ है, और कम्स आपको आइडेंटिफाई, एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दे रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उस टाइम पे ये जरूरी नहीं है कि उधर बस आई हुई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये क्या है कि ये मैं आपको एक इंडिकेटर दे रही हूँ कि ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में यहाँ यानी कि बस आती है। समझ आई इस बात की? जनरल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये वाला बताएं कि ये आपको समझ में आया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए अब इधर ही ना एक चीज और आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। जो मैं एक्सक्लेमेटरी वाले जुमलों की बात कर रही हूँ, तो इधर ही मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, तो आपने इसको लिख लेना है, नोट कर लेना। ये जो एक्सक्लेमेटरी जुमले होते हैं ना, इनको जब आप पंक्चुएट करते हैं, इनकी पंक्चुएशन के आपके पास दो मेथड होते हैं। साथ ही ये भी चीज अंडरस्टैंड कर लें, जब आपने इनको पंक्चुएट करना है तो आपके पास क्या होगा? आपके पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड ये होता है, एक मेथड इसका ये होता है कि आप क्या करते हैं, आप ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ, ठीक है, ओ, ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कॉमा लगा देते हैं, और उसके बाद आप कह देते हैं दैट इज सैड, और यहाँ पे आपने एक्सक्लेमेशन लगा दिया। एक ये मेथड। दूसरा मेथड आप लगाते हैं ओ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, दैट इज सैड, फुल स्टॉप लगा दिया आपने। इनको क्या करना है कि जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, यू हैव टू ऑप्शंस टू पंक्चुएट देम। पहला ऑप्शन क्या होता है कि जो आपका इंटरजेक्शन हो, इस वर्ड को आप क्या कहते हैं? इसको आप इंटरजेक्शन कहते हैं। पहले में आप क्या करते हैं कि आप इंटरजेक्शन के बाद कॉमा यूज करके, कॉमा यूज करने के बाद आप अपना बाकी जुमला लिखते हैं, और एट द एंड आप एक्सक्लेमेशन का निशान लगा देते हैं। एक ये। दूसरा मेथड ये होता है कि जो आपका इंटरजेक्शन होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाते हैं, और उसके बाद अगला जुमला लिख के एट द एंड आप क्या कर देते हैं, आप इनको आप दो तरीकों से पंक्चुएट कर सकते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगली चीज है, और वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जब अक्सर आप में से कुछ लोग अगर देखते हैं, क्रिकेट वगैरह देखते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग का जो कंसेप्ट होता है आपने देखा होगा, कमेंट्रीज हो रही होती हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग या फिर कमेंट्रीज। इसको अगर आप देखें ना, इनकी ट्रांसलेशन, तो कभी भी जब वो कमेंट्री कर रहे होते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आप ये कभी नहीं देखेंगे कि वो आपको पास्ट में बात करें, वो कॉन्टिन्यूस में बात करें। वैसे तो जो उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग चल रही होती है या कमेंट्री चल रही होती है, अगर हम बात करें तो वो कॉन्टिन्यूस में आती है, क्योंकि कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा होता है? हो ये रहा होता है कि वो उसको प्रेजेंट में कर रहे होते हैं। अब वो प्रेजेंट में क्यों कर रहे होते हैं? वो इस वजह से प्रेजेंट में कर रहे होते हैं कि जो उनका उस टाइम पे जो इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट का जो टाइम होता है, उसके टाइम का जो फोकस होता है उससे ज्यादा उसकी हैपनिंग पे उनका क्या होता है, उसकी जो सक्सेस होती है उस पे उनका फोकस होता है। दैट्स व्हाई जब हम किसी चीज को फोकस की भी बात करते हैं ना, तो एट दैट टाइम हम उसके लिए जो एक टेंस यूज करते हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ये बात भी समझ आ गई आप सबको? समझ आ गया सबको ये? ओके,
अच्छा, उसके बाद ना बहुत सारे लोगों का ये अब बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि जनरल स्टेटमेंट क्या होती है। जनरल स्टेटमेंट ये होती है, जैसे आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? आप में से अक्सर जो है वो डॉन रीडर होंगे। तो डॉन में जब आप न्यूज़पेपर पे कोई भी रेड वो आता है, स्टेटमेंट आती है, ठीक है? जो हेडलाइन होती है। अब वो जो हेडलाइन है ना, वो इंसिडेंट कल का होता है। आपने अक्सर देखा है कि कल की हैपनिंग होती है, लेकिन अगले दिन जब न्यूज़पेपर में आता है तो उसमें आता है पाकिस्तान विन्स ग्लोरियस, पाकिस्तान विन्स दिस। अब ये क्या है? ये एक जनरल स्टेटमेंट है। असल में अगर आप देखें तो आप आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इट शुड बी, इसको प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता, वो प्रेजेंट में होता है। वो प्रेजेंट में क्यों होता है? क्योंकि वो जो जनरल स्टेटमेंट है ना, उसका पर्पस ही ये होता है कि दे आर ट्राइंग टू गिव इट फोकस, ठीक है? तो जनरल स्टेटमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। आप डॉन को देखें ना, अगर आप एक क्रिटिकल रीडर हैं, तो आज से आपने ये चीज नोटिस करना शुरू करनी है कि डॉन को आप जब भी देखें, उसमें जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आइए इस बात की? ये होता है जनरल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? ओके, चले, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब ये भी आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है और चीजें क्या है। अब अगली चीज जो है, ब्रॉडकास्टिंग वाला पॉइंट रिपीट कर दूं। देखिए, कमेंट्रीज वगैरह आप लोग मैच, लड़के तो ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आप देखते हैं, वहां पे कमेंट्रीज हो रही होती हैं, या कोई भी इवेंट होता है उसकी ब्रॉडकास्टिंग आप देखते हैं, तो अगर आप लोग गौर करें थोड़ा सा, तो उन्होंने कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट या इस तरह का कोई टेंस यूज नहीं करते, वो हमेशा इंडेफिनिट को यूज कर रहे होते हैं। क्यों इंडेफिनिट को यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे उस इवेंट का जो टाइम होता है ना, उससे ज्यादा उसकी हैपनिंग पे उनका फोकस होता है कि उस इवेंट से क्या हो रहा है। उनका फोकस काम पे ज्यादा होता है, दैट्स वाई। ठीक हो। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपका जो एरिया ऑफ कंफ्यूजन है, और जो मैंने बहुत ज्यादा जो है वो नोटिस भी किया है कि बच्चे जो है उसका बहुत ज्यादा वो कंफ्यूज होते हैं, और वो वाला कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको वो बताना है कि आपके जो एरिया ऑफ कंफ्यूजन है वो कहाँ पे है। देखिए, आपने ना सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, एंड दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट नंबर वन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पे मेरा फोकस होता है, ठीक है? वो क्या है? देखिए, सब टाइम ना आपके पास इस तरह से होता है, सम टाइम आपके पास कोई भी एक्शन है, ठीक है? ये एक एक्शन है। इस एक्शन की ना आपके पास दो दो चीजें हैं। एक तो आपको ये पता है कि ये एक्शन ना नियर फ्यूचर होने जा रहा है। ये एक्शन क्या होने जा रहा है? नियर फ्यूचर होने जा रहा है, ठीक है? दूसरा, ये एक्शन जो है आपको ये पता है कि ये इमीडिएट फ्यूचर है। नियर फ्यूचर और इमीडिएट फ्यूचर एक ही बात हुई ना, ठीक है? इमीडिएट फ्यूचर का एक्शन है। जब ये वाला आपके पास एक स्टेट आती है ना, या आप ये वाली कंडीशन आपके पास आती है, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपके पास होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन। दूसरा आपके पास होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन। इस तरह के जो जुमले होते हैं उनको आप जब भी ट्रांसलेट करेंगे, आप उनको सिंपल प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं, आपने फ्यूचर की तरफ नहीं जाना। लेकिन अगला सवाल आपका ये आता है कि मैम किस तरह हमने इसको, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ एक्शन जो है उनको हमने इसमें करना है और कुछ को हमने ये इसमें नहीं करना? तो सबसे पहली चीज जो आपने क्लियर करनी है, एंड दैट इज कि जब भी आप इधर रेड लाइन में लिखें कि आप ऑफिशियल टूर की बात करें, जब भी आप ऑफिशियल टूर की बात करें, जब ये वाली चीज आती है ना आपकी, तो ये बेशक आपके फ्यूचर में होने जा रही है। ऑफिशियल टूर का आप बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, बट यू कैन यूज या यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ऑफिशियल टूर क्या है? देखिए, जब भी आप किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात करते हैं, उस फेमस पर्सनैलिटी का कहीं जाना, उस फेमस पर्सनैलिटी का विजिट करना,
उस फेमस पर्सनालिटी का कोई विजिट अटेंड करना, बेशक उसने अगले महीने में करना है, अगले हफ्ते में करना है या अगले दिन में करना है, ये एक ऑफिशियल टूर होगा, एक ऑफिशियल बंदे का, फेमस बंदे का। तो आप उसको सिंपल प्रेजेंट में करें या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी भी, मतलब आपका कहीं जाना या मेरा कहीं जाना, ये कोई ऑफिशियल टूर नहीं है। इसके लिए जो चीज आप करेंगे वो आप क्या यूज करेंगे, वो आप यूज करेंगे फ्यूचर टेंस। सबसे पहले कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होती है, ये आपने दूर कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये कहेंगे, दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान is going to attend the conference। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखिएगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका जाना ये ऑफिशियल टूर है ना, फेमस पर्सनैलिटी है। तो आप ये कहेंगे इज गोइंग टू अटेंड। आप ये भी इधर कर सकते थे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल अटेंड, ठीक है, द कॉन्फ्रेंस, या विल गो टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो लेकिन उससे ज्यादा प्रेफरेबल किसको किया जा रहा है, प्रेफरेबल होगा कि जब आप इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें या फिर सिंपल प्रेजेंट में करें। आप इसको इस तरह से करें, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस। समझ आई इस बात की कि ऑफिशियल टूर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ईमान अली अगले चीजों में हो जाएगा, अभी एक में जिस पे हम बात कर रहे हैं अभी उसमें नहीं रहना। हैज अटेंडेड नहीं आएगा मुदस्सर, व्हाई हैज अटेंडेड। मैं सिर्फ प्रेजेंट आपको ये बात कर रही हूँ कि फ्यूचर का एक ऐसा इंसिडेंट जो ऑफिशियल टूर है, उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करोगे तो दोनों ठीक है, ठीक है। और आपने इसको फ्यूचर से ज्यादा प्रेफरेबल करना है कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें। Already pre-planned action that is going to happen in near future, immediate future, and that is also official tour, so you can translate it into both these tenses। I hope कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ है? चले, ओके। उसके बाद अगली चीज हमारे पास है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। दे मेड अ ब्लंडर ऑफ मिस्टेक्स। और ये वाली चीज जो है, ये मैंने तकरीबन हमारे जितने भी सेशन स्टार्ट होते हैं और बहुत सारी चीजें, तो वहाँ बच्चे जो है ना वो इस मिस्टेक को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे होते हैं। अब वो क्या है, देखिए आप, एक तो हमने चीज देख ली कि हमारा एक्शन जो है ये है तो हमने ये कर लेना है, वो है तो इस तरह करना है। एक आप सबको पता है कि आपके जो एक्शंस है ना उनकी नोयत होती है एक्शन की, या तो वो परमानेंट होता है, ऐसे ही है, या तो वो परमानेंट होता है या फिर वो टेम्परेरी होता है, ऐसे ही है। कोई भी काम है या तो वो परमानेंट होगा या फिर वो टेम्परेरी होगा। अगर तो वो काम परमानेंट है, अगर वो काम क्या है, वो परमानेंट है, तो आपने उसको किस में ट्रांसलेट करना है, आपने उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन अगर वो टेम्परेरी है तो आप उसको किस में करेंगे, आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट किस में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब आपको पता कैसे चलेगा, मैंने अक्सर जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें ग्रामर के रूल नहीं आते लेकिन वी कैन राइट, दैट इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन एंड दैट इज टोटली रॉन्ग माइंड सेट ऑफ पीपल। क्योंकि आप ये देखिए ना, जब आपको ये पता ही नहीं है कि आप एक परमानेंट एक्शन की बात कर रहे हो या टेम्परेरी एक्शन की बात कर रहे हो, और आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो या फिर उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप जो अपना आइडिया कन्वे करना चाहते हो वो आपका जो रीडर है उस तक सही कन्वे हो रहा है, ठीक है ना। आपका जो एग्जामिनर है, जब आपको पता ही नहीं है, अब परमानेंट और टेम्परेरी एक्शन को आपने किस तरह से चीजें करनी है देखें। जैसे फॉर एग्जांपल एक जुमला मैं आपके सामने लिखती हूँ, मैं कहती हूँ ही टीचेस मी, ठीक है, और ही इज टीचिंग अली। अब आप ये देखिएगा, ये दो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखे, ही टीचेस मी और ही इज टीचिंग अली। अब ये वाला जो जुमला है ना,
ये जुमला आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और ये आपके पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका जो ट्रांसलेशन का तरीका था, आपने जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया और जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किया, ये बात आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेटर दे रही है कि ये जो चीज है ये परमानेंट एक्शन है, ठीक है। दिस इज द परमानेंट एक्शन एंड दिस इज द टेम्परेरी एक्शन, ठीक है। आपका जो चीज को ट्रांसलेट करने का तरीका होता है ना, वो डिफाइन कर देता है आपकी बाउंड्री, वो डिफाइन कर देता है आपका कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आपका जो पहला सेंटेंस है उसने ये डिफाइन कर दिया कि ये परमानेंट एक्शन है, और जो दूसरा है उसने डिफाइन कर दिया कि ये टेम्परेरी एक्शन है। तो रूल नंबर 2 आपने याद रखना है कि जब भी आप परमानेंट एक्शंस की बात करते हैं उनको आपने हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। जब आप टेम्परेरी एक्शंस की बात करेंगे तो उसको आपने किस में करना है, उसको आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना है। लेकिन इधर ये एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, और आप जरा अपने जो रजिस्टर हैं उन पे नोट करके एक चीज लिख लें कि सम टाइम इस तरह भी होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक जुमला में लिखती हूँ ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी, ठीक है। और एक जुमला में कहती हूँ ही ऑलवेज हेल्प्स मी, एक ये मैंने लिखा। दूसरा मैं लिखती हूँ ही इज, या शी कर लेते हैं, शी इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, ठीक है। शी इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक। और दूसरा मैं कहती हूँ शी ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक। ये दो जुमले और ये दो जुमले। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से ठीक कौन से हैं। पहले आप लोगों की राय ले लेते हैं कि कौन से ठीक है, फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊं। जी जरा चैट बॉक्स में आप लोग अपनी राय शेयर कर दें कि विच वन इज करेक्ट। आपके ओपिनियन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ओके सेकंड। जी बाकी लोग, ओके, बाकी लोग सेकंड एंड फोर, ओके ओके। चलें जी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि जब आपका जो पहले वाले जुमले हैं दोनों, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी और ही ऑलवेज हेल्प्स मी, इसमें ये जो आपका जुमला है ये गलत है और ये जुमला आपका ठीक है, ठीक है। और ये जो दूसरे जुमले हैं ना ये दोनों ठीक है, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक और ही शी ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, ये दोनों ठीक है। असल में ये तीनों जुमले ठीक है और ये वाला जुमला जो है ना ये गलत है, ये वाला, ठीक है। ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे आपने ना एक चीज अंडरस्टैंड करनी है, और वो क्या है, आपके जब परमानेंट एक्शंस होते हैं, परमानेंट एक्शंस, और वो किस में जाए, वो आपके नेगेटिव सेंस में जाए, परमानेंट एक्शन और नेगेटिव सेंस में जाए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको सिंपल प्रेजेंट में करें, ठीक है, या फिर आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करें। परमानेंट एक्शन नेगेटिव सेंस में है तो यू हैव ऑप्शन, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपके परमानेंट एक्शन पॉजिटिव सेंस में, परमानेंट एक्शन पॉजिटिव सेंस में हो तो उनको आपने जस्ट ट्रांसलेट किस में करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आपके पॉजिटिव परमानेंट एक्शन होते हैं दैट कैन बी ट्रांसलेटेड ओनली इनटू सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये बात आपको समझ में आई है कि जो आपके परमानेंट एक्शन है उनकी नेचर भी तो होती है ना। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि एक्शन दो किस्म के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं। हमने ये चीज सीखी कि जो परमानेंट एक्शन है उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगली चीज आपको ये भी पता है कि ये जो एक्शन होते हैं इनकी नेचर नेगेटिव और पॉजिटिव भी होती है। तो अगर तो इनकी नेगेटिव नेचर है यानी कि सेंस में नेगेटिव है तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर पॉजिटिव में है तो आपने इनको सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, आपने इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ट्रांसलेट नहीं करना। समझ आ गई इस वाले कॉन्सेप्ट की आप सबको? इज इट क्लियर?
जी जी, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, फेसबुक, सब पे अवेलेबल होगी। और सर से मैं कहूंगी कि वो ग्रुप में आपको इसका लिंक भी भेज दें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके। अच्छा, उसके बाद एक और रूल है जो आप लोगों ने सीखना है, और वो कौन सा है? आपके पास में कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल नंबर 4 आता है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का। अब अक्सर ना बच्चे गलती करते हैं, और वो पता है क्या करते हैं? पेपर में कंडीशनल सेंटेंस वाला जुमला आया है, जैसे ही वो जुमला नजर आया है ना, आंखें बंद करके ये बात उनको समझ में आ जाती है कि जो एक क्लॉज है ना उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, दूसरे क्लॉज को हमने सिंपल फ्यूचर में करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और आंखें बंद करके उसको ना ठीक कर देते हैं। अगर वो गलत नहीं भी होता तो उन्होंने ये लाजमी बात रखी होती है, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाया होता है कि कंडीशनल सेंटेंस में हमारा एक क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और दूसरा क्लॉज जो है ना वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। और उसको ऐसे ठीक करके आके बाहर पेपर दे के निकलते हैं ना, तो पहली बात करते हैं एक नंबर तो पक्का है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपने देखना है कि जो कंडीशनल वर्ड है, क्या वो कंडीशनल सेंस में यूज हुआ भी है कि नहीं। अगर तो वो एज अ कंडीशन यूज ही नहीं हुआ, तो आप उसको किस तरह से, उस तरह दो क्लॉज सेम टेंस में नहीं हो सकती, ये वाला कॉन्सेप्ट आप किस तरह फॉलो कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि वो वर्ड कंडीशनल है भी या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक जुमला लिखती हूँ, मैं कहती हूँ आई विल कम एंड शी विल गो। अब ये वाला जुमला देखें, ये तो मैंने दोनों सेम टेंस में किया है, फिर ये गलत क्यों नहीं? ये तो मैंने सेम में किया है ना। आप कहते हैं दो क्लॉज सेम में हो ही नहीं सकती, मैंने दो क्लॉज सेम में कर दी, इधर भी विल कर दिया उधर भी विल कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ कोई कंडीशन तो नहीं रखी। ये एंड जो है ये एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, जो दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक हो गया। लेकिन एक जुमला अगर मैं ये कहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल कम, ठीक है, उसके बाद कॉमा शी विल गो, ये ठीक है? बताएं जरा चैट बॉक्स में, ये ठीक है जो अभी मैंने सेकंड जुमला लिखा है? दो क्लॉजेस तो एक टेंस में हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि दो क्लॉजेस एक टेंस में हो ही नहीं सकती। वो हो सकती हैं, दो एक में हो सकती हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास कंडीशन। अब ये हो क्यों नहीं सकती, ये आपने आइडेंटिफाई कहाँ से किया? ये जो कंडीशनल वर्ड यूज हुआ है इफ, इससे आपने आइडेंटिफाई किया कि ये तो दो एक में नहीं हो सकती। अब अगला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखना है? अगला कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि जो कंडीशनल वर्ड वाला कंडीशनल क्लॉज होता है ना, हमेशा वो आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो सेकंड क्लॉज होता है उसको आप किस में करते हैं? उसको आप हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं। लेकिन अगला यहाँ पे एक और भी चीज आ जाती है, और वो ये कि जैसे ये इफ वर्ड है ना, इफ वर्ड को ही आप देखें तो ये तीन तरीकों में यूज होता है। इफ सिर्फ कंडीशनल के तौर पे नहीं यूज होता, इफ डाउट के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, इफ कंडीशन के लिए भी यूज होता है। और इफ जो है ना, ये इसका जो तीसरा है वो इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है। तो अगर तो ये इमेजिनरी सेंटेंसेस या फिर डाउट के सेंस में यूज हो रहा है, तो फिर तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता ना। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आपने इसको एज अ कंडीशन के तौर पे यूज करना है, व्हेन इट विल बी यूज्ड एज अ वर्ड ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो यू हैव टू चेंज इट। और आपने इसको किस में चेंज करना है? सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आपने जितने भी कंडीशनल वर्ड्स है ना, सबसे पहले उनके यूजेज भी देखने हैं कि वो यूज किस किस सेंस में हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक कंडीशन वाले ही सेंस में यूज होता है, उनके और भी डिफरेंट यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन वाली सेंस में यूज हो रहा है, तो इन दैट केस आपके लिए ये लाजमी है कि आपने जो उसका क्लॉज है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और नेक्स्ट क्लॉज को आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में करना है। समझ आ गई ये बात आपको? इज इट क्लियर? My mic is not, my voice is not slow. I don't think so.
सब कह रहे हैं उनको मतलब माय वॉइस इज ऑडिबल इनफ, आपकी तरफ कोई इशू हो सकता है, आप अपना माइक चेक करें, क्योंकि इतना आहिस्ता तो मैं बोलती ही नहीं हूँ। 1 पेपर की क्लास में कोई मोर देन 100 स्टूडेंट्स होते थे, तो लास्ट वाले बच्चे ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही फिजिकल क्लास में। सोहेल, ये 2 दिन की वर्कशॉप है और इसमें हमने आपको पूरे टेंसेस सिखाने हैं, तो पेस अगर मैं कम करूंगी तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा ना। अब मुझे बताएं, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ आ गया? आज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मिस्टेक्स तो नहीं करेंगे, ये रूल्स आपको समझ आ गए हैं? अभी 5 मिनट में आपको क्वेश्चंस के दे रही हूँ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आई विल एंटरटेन योर क्वेश्चंस। उसके बाद मैं कंटिन्यू की तरफ मूव करूँ। जल्दी से पूछ लें, फिर कंटिन्यू भी करवाना है आज आप। यस, एरिया ऑफ कंफ्यूजन के मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। जनरल स्टेटमेंट्स वाला एक वो बताया है, ठीक है, परमानेंट एक्शंस वाला बताया है, फिर उसके बाद एक्शंस की नेचर वाला बताया, और चौथा आपको ये बताया है कि जब आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करनी है तो उनको आपने किस तरह करना है। वसी कह रहे हैं कि मैम इसको ये होगा इफ आई कम, आई विल कम नहीं होगा, इफ आई कम शी विल गो, ये इसका ठीक होगा। कंडीशनल वाला ये कि जो आपका कंडीशनल क्लॉज है वो आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो आपका दूसरा सबऑर्डिनेट उस पे क्लॉज होगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ओके, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? कंटिन्यू की तरफ मूव करें। चलिए, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये आपको पता है, सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होगी कि इसमें यू आर 101% श्योर दैट द एक्शन इज इनकम, आपको श्योरिटी होती है। इंडेफिनिट की हमने बात की थी कि वी आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वी डोंट नो वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक हो गया ना? लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्शन जो है वो क्या है, वो कंप्लीट नहीं है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज ये कि ये आपको पता है कि ये प्रेजेंट में किसी काम की हैपनिंग की आप बात करते हैं। हैपनिंग इसमें प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम आपका कंटिन्यू होता है जब आप उसकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और चीज आपने याद रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दैट द पार्टिकुलर एक्शन इज हैपनिंग। वो वैसे भी हो सकता है, उसका कॉन्टेक्स्ट में भी आप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, अब जिस किताब के पढ़ने की मैं बात कर रही हूँ जरूरी नहीं है जिस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ उस टाइम पे मैं उस किताब को पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, मेरी कंटिन्यू है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी चीज आपको पता है कि अगर आप इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है, आप कहते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको आप कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अगली चीज मैंने आपको कहा था, जब भी किसी टेंस में आपने जाना है ना तो आपने हमेशा उसके इंजन को देखना है, यानी कि वर्ब को देखना है। तो इसमें आप V1 + ING, V1 + ING यूज करते हैं। उसके साथ साथ आप कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो है इज, एम और आर। अगला क्वेश्चन ये आता है कि इनको यूज किसके साथ करना है। तो आपको पता है कि ये जो एम है ना, इसमें आई के साथ यूज होना है। ये जो आई है ना, ये बहुत इगोइस्ट है। ठीक है, इसको ये चीज गवारा नहीं होती कि मैं इधर उधर किसी और के साथ मिक्स हूँ, उसको अकेले रहना पसंद है। ये जो इज है ये आपने किसके साथ करना है? ये आपने ही के साथ करना है, ये आपने शी के साथ करना है, इट के साथ करना है, ये जितने भी सिकुलर नाउन है उनके साथ आप इसको। आर जो है वो आप किसके साथ यूज करते हैं? वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या फिर जितने भी प्लूरल नाउन है उन सबके साथ आप किसको यूज करते हैं? आर को यूज करते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ वो किताब पढ़ रहा है, इसको आप जरा ट्रांसलेट करें, वो किताब पढ़ रहा है। ट्रांसलेट करें इसको, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी खोलें।
वो किताब पढ़ रहा है, ट्रांसलेट, इज रीडिंग बुक। ओके, बाकी सब लोग? ओके, चले। ये तो चीजें आपको क्लियर है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करती। जिस चीज पे बात करने वाली है वो ये है कि आपको अभी पीछे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, और वो मैंने आपको कहा था कि आपके कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो कौन से एक्शंस की मैंने बात की? सबसे पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि पहला रूल ये होता है कि जो ऑलरेडी अरेंज्ड एक्शन होते हैं, ऑलरेडी अरेंज्ड एक्शंस, लेकिन इनकी हैपनिंग कब होनी होती है? इनकी हैपनिंग होनी होती है नियर फ्यूचर। इनको आप जब भी ट्रांसलेट करते हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह टाइम ना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि शाम को मैंने मूवी देखने जाना है, तो मैं कहूँगी आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज डिसाइड कर दी है कि मैंने शाम को जाना है। अगर आप में से किसी की आंटी अंकल ने आपको विजिट करना है, ठीक है, वो कल विजिट करना है, उन्होंने उन्होंने इसकी टाइमिंग ऑलरेडी अरेंज कर ली है, ये तो आप ये कहेंगे कि माय अंकल इज गोइंग टू विजिट मी टुमारो। आप ये नहीं कहेंगे कि ही विल विजिट मी टुमारो। समझ आइए इस बात की, ऑलरेडी अरेंज एक्शंस, ठीक है, दैट आर गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर, उनके लिए आप क्या करते हैं? आप उनको हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं। एक तो ये। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि एक हैबिट होती है जिसको आप कहते हैं ऑब्स्टिनेट हैबिट। आई थिंक सो, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। अब शो हो रही है? नाउ स्क्रीन इज विजिबल? चैट बॉक्स में बता दो। ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था, आई थिंक सो। चलो, ऑब्स्टिनेट हैबिट में आपको बता रही थी कि ऑब्स्टिनेट हैबिट ये होती है कि आपके जितने भी मतलब ऐसी हैबिट्स जिनके बारे में, जिनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आपको बता दिया जाए लेकिन उसके बावजूद आप कॉन्टिन्यूसली वही मिस्टेक कर रहे होते हैं, उनको आप कहते हैं ऑब्स्टिनेट हैबिट। एक तो ये चीज। दूसरा, ऑब्स्टिनेट हैबिट की ना एक बहुत बड़ी निशानी होती है, और वो ये होती है कि इसको ना हमेशा इसके साथ कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। इसके साथ ऑलवेज का वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली का वर्ड यूज हो जाता है, ठीक है, इसके साथ ये आती है। इसको आप जब सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कि एक ऐसी हैबिट जो आफ्टर गेटिंग, आप ये कह सकते हैं, या आफ्टर गेटिंग टू नो अबाउट इट्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स, आप उसको हमेशा ही कर रहे हैं, उसको आप हमेशा ट्रांसलेट किस में करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। ये आपके पास दूसरा था। तीसरा, आपके पास एक और चीज है, और ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं पॉइंट टू रिमेम्बर। ये तो हमने देख लिया कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना किनको है, लेकिन अगली चीज एक ये भी है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में किनको नहीं करना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट है, और ये आपका टास्क है कि आपने नेक्स्ट क्लास से पहले इस पे काम करना है, और वो है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, आपकी जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती है ना, स्टेटिव वर्ब्स आपके थॉट्स के बारे में बताती हैं, ठीक है, आपकी लाइकनेस की आप बात करें, आपके परसेप्शन क्या है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। ये स्टेटिव वर्ब्स जब भी एज अ मेन वर्ब यूज हो, स्टेटिव वर्ब्स जब भी एज अ मेन वर्ब यूज होंगी, इनकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कोई फॉर्म, इनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी भी ट्रांसलेट नहीं करते। स्टेटिव वर्ब्स की अगर आप एक डेफिनेशन देखें, तो इसमें ये आपके थॉट्स को रेफर करती हैं, ये आपके इमोशंस को रेफर करती हैं, ठीक है, इसमें सेंसेस को करती हैं। अब ये किसके जो सब्जेक्ट होता है, तो स्टेटिव वर्ब्स को एज अ मेन वर्ब जब भी यूज करें, इनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। जैसे लाइक का वर्ड है, ठीक है,
आप हेट के वर्ड की बात करें, आप विश के वर्ड की बात करें, ठीक है, परसीव का वर्ड आप यूज करें, कंसिस्ट का वर्ड आप यूज करें, ये सारे वर्ड क्या है, ये स्टेटिव वर्ब्स के तौर पे आते हैं। स्टेटिव वर्ब्स नो का वर्ड यूज करें, अपेयर का वर्ड यूज करें, सीन का वर्ड यूज करें, इनकी आप आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते एज अ मेन वर्ब। अगर आप इनकी आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग। समझ आई इस बात की? ये चौथा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको समझाना चाहा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के मैंने आपको 3-4 रूल्स बताए। सबसे पहला ये बताया कि ऑलरेडी अरेंज्ड एक्शंस जो होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, उनको आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करना होता है। दूसरी बात ये बताई कि आपके जितने भी ऑब्स्टिनेट हैबिट हैं उनको जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उनको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, उनके साथ ऑलवेज और कॉन्टिन्यूसली का वर्ड यूज होते हैं। तीसरी बात आपको कही कि जो आपके स्ट्रेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपके थॉट्स को, आपके इमोशंस को, आपके सेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। उनको जब भी आप एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। उनको आप ये कह सकते हैं, आई लाइक यू, आई हेट यू, दिस पेपर कंसिस्ट्स ऑन इट, मतलब पेजेस, इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट करते हैं। और आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी ये है कि बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू मेक लिस्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उनको जो एज अ मेन वर्ब यूज करके एक एक जुमला भी बनाना है उनपे। और ये तकरीबन आपके कोई मोर देन 100 जो है वो आपके सेंटेंसेस बनेंगे, और मोर देन 100 आपके पास जो है वो वर्ड्स आएंगे जो स्टेटिव वर्ब्स आपके होती हैं। तो आपने नेक्स्ट बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू डू। ठीक है,